राम राम सा, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। आप सभी को नमस्कार। कैसे आप सभी? दिनेश, पूजा, पिंकी, मनोज, सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। सुमन, राजू, लक्ष्मण, मंजू, भावना, राम 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 राम, सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। हाँ, जय माता दी, जय माता दी पूनम, जय माता दी, जय माता दी। बिल्कुल, सभी को गुड इवनिंग, सभी को जय माता दी, सभी को राम राम, सभी को राधे राधे। और अब चलते हैं पढ़ाई की ओर, अब चलते हैं टॉपिक की ओर। ठीक है, तो आज बिल्कुल मैं टॉपिक लेकर के आई हूं आपके लिए अधिगम। अधिगम जिसे इंग्लिश में कहते हैं लर्निंग। जो रीड के स्टूडेंट्स हैं, रीड के स्टूडेंट्स के लिए अधिगम वाली यूनिट, सेकेंड यूनिट आपकी है, कंप्लीट पूरी यूनिट है। और जिस तरह से आपकी फर्स्ट यूनिट बाल विकास बहुत लेंदी है, उसी प्रकार से अधिगम यूनिट भी काफ़ी लेंदी है। अधिगम में भी हम अधिगम का अर्थ पढ़ते हैं, अधिगम की परिभाषा पढ़ते हैं, अधिगम के ढेरों सिद्धांत पढ़ते हैं, व्यवहारात्मक सिद्धांत भी पढ़ते हैं। इसके अंतर्गत संज्ञानात्मक सिद्धांत, आधुनिक संज्ञानवादी सिद्धांत, मानवतावादी सिद्धांत, इन सभी सिद्धांतों की चर्चा करते हैं। अधिगम को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, अधिगम के सोपान क्या क्या हैं, अधिगम वक्र की चर्चा करते हैं, अधिगम पठार की चर्चा करते हैं, अधिगम स्थानांतरण की चर्चा करते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक भी काफ़ी लेंदी है। तो आज जस्ट इसकी शुरुआत है अधिगम की। चूंकि शुरुआत है, बिल्कुल क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं, लेकिन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले अगर आप थोड़ा सा जान लेंगे तो क्वेश्चन का आंसर देना बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो अधिगम जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, लर्निंग। अधिगम जिसे इंग्लिश में कहते हैं लर्निंग। तो बताइए आप मुझे, अधिगम यानी क्या होता है? अधिगम का अर्थ क्या होता है? वेरी सिंपल, अधिगम का अर्थ क्या होता है बताइए। यस, क्वेश्चन है मेरा आप सभी से कि अधिगम का अर्थ क्या होता है, बताइए। हाँ, पूनम गोडवाल, कैसे हो मैम? बेटा मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, आप कैसी हैं? आप सभी कैसे हो? अच्छे हो और अच्छे ही रहना। बिल्कुल, मुझे ये सुनाई नहीं देना चाहिए कि कोरोना आ गया, कोरोना हो गया, नहीं। यहाँ से पॉजिटिव रहना है, मानसिक रूप से पॉजिटिव रहना है, तो कोरोना पॉजिटिव कभी नहीं होगे आप। ठीक है, बिल्कुल अच्छा रहना है सभी को। हाँ, तो मेरा क्वेश्चन था अधिगम का अर्थ क्या है। बिल्कुल आंसर आते चले जा रहे हैं, सीखना 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 सीखना। एक आंसर आया व्यवहार में परिवर्तन, अधिकतर आंसर आ रहे हैं सीखना सीखना। ओके, अशोक, वीर गुजर, तेजपाल, बिल्कुल बिल्कुल। मुझे दोनों जगह के कमेंट्स मेरे सामने हैं, मुझे दोनों चैनल्स के कमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। यस 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 यस, V2 क्लासेस के कमेंट्स में मुझे दिखाई दे रहे हैं, डॉक्टर वंदना जादव ऑफिशियल के कमेंट्स में मुझे दिखाई दे रहे हैं। और आप दोनों में से बिल्कुल आंसर्स मेरे सामने आ रहे हैं, सीखना। अधिकतर आंसर है सीखना। ठीक है बच्चों, आपने अपनी तरफ से आंसर दे दिया। अब मैं अपनी तरफ से बता देती हूँ कि अधिगम का अर्थ क्या होता है। ठीक है, थोड़ा सा जान लें हम, बेसिक चर्चा, बेसिक नॉलेज। किसी भी टॉपिक को हमें जीरो से स्टार्ट करना चाहिए, ABCD से स्टार्ट करना चाहिए, और ऐसे स्टार्ट करते हुए जेड पर जाना चाहिए, तो हमें पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। ठीक है, अधिगम के अर्थ की यदि मैं बात करूं तो अधिगम का अर्थ होता है सीखना। ये तो संकुचित अर्थ है। अधिगम का अर्थ जो आपने सीखना बताया है, ये संकुचित अर्थ है। अरे अधिगम का व्यापक अर्थ होता है व्यवहार में परिवर्तन। एक्चुअल अर्थ अधिगम का ये है, व्यवहार में परिवर्तन। ठीक है, अधिगम का संकीर्ण अर्थ है सीखना, लेकिन व्यापक अर्थ अधिगम का क्या है, व्यवहार में परिवर्तन। क्वेश्चन आ जाए अधिगम क्या है, तो आंसर दोगे व्यवहार में परिवर्तन। अधिगम क्या है, व्यवहार में परिवर्तन। अब आप पूछोगे कि मैडम व्यवहार में परिवर्तन, चलो आप मत पूछो, मैं ही आपसे पूछ लेती हूँ। यस, अधिगम क्या है, व्यवहार में परिवर्तन, ये आंसर देंगे आप। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है, कौन सा परिवर्तन, स्थायी परिवर्तन या अस्थायी परिवर्तन? बताइए, आंसर दीजिए। स्थायी परिवर्तन या अस्थायी परिवर्तन?
यस यस यस, स्थायी या अस्थायी? हाँ, राम राम सभी को, आंसर दो बेटा। व्यवहार में परिवर्तन कौन सा, स्थायी परिवर्तन या अस्थायी परिवर्तन? ठीक है, इधर देखिए, यस स्थायी आंसर आया है, स्थायी परिवर्तन, स्थायी परिवर्तन, बिल्कुल बिल्कुल। डिम्पल, प्रवीण, दिनेश सभी स्थायी परिवर्तन बता रहे हैं। अरे वाह, वेरी गुड, बिल्कुल सही है आपका आंसर बेटा, बिल्कुल सही है, एब्सोल्युटली सही है आपका आंसर, स्थायी परिवर्तन। व्यवहार में कौन सा परिवर्तन, स्थायी परिवर्तन। अब देखिए इधर, अधिगम का संकुचित अर्थ या संकीर्ण अर्थ सीखना है, व्यापक अर्थ क्या है, व्यवहार में परिवर्तन। और व्यवहार में परिवर्तन की मैं बात करूं तो व्यवहार में परिवर्तन आता है किससे, अभ्यास से, प्रशिक्षण से, अनुभव से। व्यवहार में परिवर्तन आता है अभ्यास से, प्रशिक्षण से, अनुभव से। और व्यवहार में परिवर्तन बीमारी से भी आता है, थकान से भी आता है, संवेग, मूल प्रवृत्ति, मादक पदार्थों के सेवन करने से भी आता है, परिपक्वता से भी आता है। ठीक है, व्यवहार परिवर्तन की बात हो रही है तो व्यवहार में परिवर्तन अभ्यास से भी आता है, प्रशिक्षण से भी आता है, अनुभव से भी आता है। और व्यवहार में परिवर्तन बीमारी, थकान, संवेग, मूल प्रवृत्ति, मादक पदार्थ और परिपक्वता से भी आता है। लेकिन आपको जानना यह है कि अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव के द्वारा व्यवहार में कौन सा परिवर्तन होता है, स्थायी परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन होता है, स्थायी परिवर्तन। जबकि इन सब के द्वारा व्यवहार में कौन सा परिवर्तन होता है, अस्थायी परिवर्तन। ध्यान देना, अभ्यास, प्रशिक्षण, अनुभव के द्वारा स्थायी परिवर्तन होता है, जबकि बीमारी, थकान, संवेग, मूल प्रवृत्ति, मादक पदार्थ और परिपक्वता के द्वारा कौन सा परिवर्तन होता है, अस्थायी परिवर्तन। ठीक है, अस्थायी परिवर्तन। तो स्थायी परिवर्तन को अधिगम कहते हैं, अस्थायी परिवर्तन को अधिगम नहीं कहते, अस्थायी परिवर्तन को अधिगम नहीं कहते। प्रश्न पूछा गया था आपके रीट में, प्रश्न आया था कि परिपक्वता के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। ऑप्शन थे हाँ, नहीं, तो आंसर क्या आएगा, नहीं। परिपक्वता के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन को अधिगम कहते हैं, नहीं। बीमारी के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन को अधिगम कहते हैं, नहीं, आंसर आएगा नहीं। अभ्यास के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन को अधिगम कहते हैं, यस। प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन को अधिगम कहते हैं, यस। अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन को अधिगम कहते हैं, यस। इन सब के द्वारा व्यवहार में कौन सा परिवर्तन आता है, स्थायी परिवर्तन। और इन सब के द्वारा कौन सा परिवर्तन आता है, अस्थायी परिवर्तन। तो अस्थायी परिवर्तन को अधिगम नहीं कहते और स्थायी परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। ठीक है, इतनी सी चर्चा से यदि हम दो पंक्तियां या फिर अधिगम को परिभाषित करना चाहें तो क्या परिभाषा निकलेगी अधिगम की। अधिगम की परिभाषा सुनिए कि अधिगम एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है, अधिगम एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अभ्यास, प्रशिक्षण व अनुभव से लाभ उठाता हुआ अपने व्यवहार में स्थायी परिवर्तन या परिमार्जन करता है। इसे कहते हैं क्या, अधिगम। अधिगम क्या है, व्यवहार में परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन, स्थायी परिवर्तन। किसके द्वारा आता है, अभ्यास, प्रशिक्षण व अनुभव के द्वारा। तो वापस सुन लीजिए, अधिगम किसे कहते हैं। अधिगम एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अभ्यास, प्रशिक्षण, अनुभव से लाभ उठाता हुआ अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। कौन सा परिवर्तन, स्थायी परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन करेगा, स्थायी परिवर्तन। पहले सिंपल सी चर्चा आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इतनी चर्चा ध्यान रखनी है। इतनी चर्चा के बाद थोड़ा हम क्वेश्चंस की ओर चलेंगे। ठीक है, आपका पहला क्वेश्चन देखिए, अधिगम विकास का प्रक्रम है, यह कथन है, ये जस्ट एक डेफिनेशन है और एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है कि अधिगम विकास का प्रक्रम है। क्या आप बता सकते हैं ये कथन किसका है। 1 है वुडवर्थ, 2 है गेट्स,
3 है क्रॉनबेक और 4 है कुप्पुस्वामी। बताइए क्या आंसर आएगा यहाँ, बताइए क्या आंसर आएगा। बेटा विकास, ये कंफ्यूजन आपका बना ही रहेगा। क्यों? क्योंकि आप एक पर विश्वास नहीं करते। प्रश्न पूछा जा रहा है आधुनिक मनोविज्ञान के जनक। मैंने पहले भी कहा था आधुनिक मनोविज्ञान के जनक को लेकर आप कंफ्यूज्ड होंगे दो में, विलियम जेम्स और विलियम वुंट। विलियम जेम्स और विलियम वुंट आप कंफ्यूज्ड होंगे बिल्कुल, क्योंकि आपके कंफ्यूजन के पीछे कारण है, क्योंकि अधिकांश आपको विलियम जेम्स बताते हैं। बट बेटा वापस सुन लो, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंट है, विलियम वुंट। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? विलियम वुंट, जिन्होंने जर्मनी के लिप्जिग स्थान पर 1879 में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की थी और उसी समय से मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप से अलग होकर एक स्वतंत्र विषय बना था। ठीक है, तो ध्यान दें, हर बार शायद ये क्वेश्चन उठता है आपका। उम्मीद करती हूँ आप मेरे से ये क्वेश्चन ना पूछें। ठीक है, कंफ्यूजन को दूर करें, एक पर विश्वास करें। ठीक, चलिए, हाँ भाई यहाँ आंसर क्या आएगा? यस यस यस, आंसर आता चला जा रहा है। अंजू, पूजा आंसर दे रहे हैं, पिंटू ठीक है 1 आंसर, मोना 2 आंसर दे रही है, इधर किरण, हिमांशु 1 आंसर दे रहे हैं, 1 हान्या 2 आंसर नहीं आएगा बेटा, 1 ही आंसर आएगा, आंसर आएगा 1 वुडवर्थ। ठीक है, सिंपली याद करते चले, हाथों हाथ अधिगम विकास का प्रक्रम है, ये किसने कहा था? वुडवर्थ ने। ठीक है, ये बातें तो याद रखनी कि अधिगम विकास का प्रक्रम है, किसने कहा था? वुडवर्थ ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2। अधिगम आदतों, ज्ञान व अभिवृत्तियों का अर्जन है, किसने कहा? अधिगम आदतों, ज्ञान व अभिवृत्तियों का अर्जन है, किसने कहा? बताइए, आंसर दीजिए, क्या आंसर आएगा? पहला है स्किनर, नंबर 2 क्रो एवं क्रो, नंबर 3 गुथ्री, नंबर 4 मर्फी। क्या आंसर आएगा बताइए? यस यस यस, आंसर आते चले जा रहे हैं, शाबाश शाबाश शाबाश, आंसर आते चले जा रहे हैं। नंबर 2, नंबर 4, नंबर 2, नंबर 1। ठीक है, इधर बी आंसर, बी आंसर, बी आंसर, क्रो एंड क्रो, बी आंसर, क्रो एंड क्रो। यस, देखिए, अधिगम आदतों, ज्ञान, अभिवृत्तियों का अर्जन है, किसने कहा? क्रो एवं क्रो। 3 वर्ड ध्यान रखेंगे क्रो एवं क्रो की डेफिनेशन में, आदत, ज्ञान, अभिवृत्ति। 3 शब्द ध्यान रखेंगे क्रो एंड क्रो की परिभाषा में। क्या कहा इन्होंने कि अधिगम आदतों, ज्ञान, अभिवृत्तियों का अर्जन है, ये चीजें अर्जित की जाती है। अलग से आपसे पूछ लिया जाए, और पूछा जा चुका है कि आदतें, बताइए आदतें जन्मजात होती है या अर्जित? आदतें जन्मजात होती है या अर्जित? तो बच्चों ध्यान रखना, आदतें अर्जित होती हैं। आदतें क्या होती हैं? अर्जित होती हैं। किसी भी क्रिया को जब हम बार बार दोहराते हैं तो ऐसा करना हमारी क्या बन जाती है? आदत। आदत अर्जित होती है। ज्ञान, ज्ञान भी अर्जित होता है। अभिवृत्ति, अभिवृत्ति का मतलब है नजरिया, दृष्टिकोण, एटीट्यूड। अभिवृत्ति, अभिवृत्ति भी क्या होती है? अर्जित होती है वातावरण से द्वारा। अभिवृत्ति पर मुख्य प्रभाव सामाजिक वातावरण का पड़ता है। जैसे माहौल में हम उठते बैठते हैं वैसे हमारी सोच बन जाती है, वैसा हमारा नजरिया बन जाता है। तो सिंपल ध्यान रखना, आदतें अर्जित होती हैं, ज्ञान अर्जित होता है, अभिवृत्तियां अर्जित होती। तो अधिगम आदतों, ज्ञान, अभिवृत्तियों का अर्जन है, किसने कहा? क्रो एवं क्रो। ठीक है, आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, थॉर्नडाइक का सीखने का मुख्य नियम नहीं है। थॉर्नडाइक का सीखने का मुख्य नियम नहीं है। नंबर 1 परिणाम का नियम, नंबर 2 अभ्यास का नियम, नंबर 3 बहुप्रतिक्रिया का नियम और नंबर 4 तत्परता का नियम। बताइए क्या आंसर आएगा? क्वेश्चन नंबर 3 में आंसर क्या आएगा? यस यस यस, आंसर बता रहे हैं 3, 1, धर्म सिंह 1 आंसर बता रहे हैं। ठीक है, नमस्कार बेटा। नीलम 3 आंसर, 3 आंसर।
इधर बिल्कुल 3 आंसर। ओके ओके, थॉर्नडाइक का सीखने का मुख्य नियम नहीं है, थॉर्नडाइक का सीखने का मुख्य नियम नहीं है। ठीक है, मुख्य नियम नहीं है। ये तो आपको पता होगा कि सीखने के नियमों की चर्चा किसने की थी? थॉर्नडाइक ने। सीखने के नियम मुख्य रूप से थॉर्नडाइक ने बताए थे। थॉर्नडाइक ने मुख्य नियम भी बताए थे, मुख्य नियम, और कौन से बताए थे? गौण नियम। मुख्य नियम भी बताए थे और गौण नियम भी पता होना चाहिए आपको। मुख्य नियम कितने बताए थे? 3। और गौण नियम कितने बताए थे? 5। थॉर्नडाइक ने मुख्य नियम 3 बताए थे, गौण नियम 5 बताए थे। मुख्य नियम 3 बताए थे भी बता सकते हैं कौन कौन से? मुख्य नियम 3 बताए थे, तत्परता का नियम, नंबर 2 अभ्यास का नियम, और नंबर 3 परिणाम व प्रभाव का नियम। तो कौन सा मुख्य नियम नहीं है? आंसर आएगा बहु प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, इनको आप थोड़ा सा समझ भी लें। बिल्कुल, थॉर्नडाइक ने मुख्य नियम 3 बताए थे और हकीकत में मुख्य है, हकीकत में इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा चुका है। मुख्य नियम ध्यान रखेंगे, 3 मुख्य नियम है। नंबर 1 है तत्परता का नियम, नंबर 2 है अभ्यास का नियम, और नंबर 3 है परिणाम व प्रभाव का नियम। हम अधिगम पढ़ रहे हैं, और मात्र ये टॉपिक आपको एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर देने के लिए ही नहीं पढ़ना चाहिए। आपको पढ़ना चाहिए कि आप भी अधिगम कर रहे हो और अधिगम करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अधिगम करते समय जो बातें आवश्यक है उनका यदि आप ध्यान रखोगे तो आपको अधिगम करने में तकलीफ नहीं होगी। मुख्य नियम को बिल्कुल आप भी अपनाएं। थॉर्नडाइक ने मुख्य नियम दिए थे, नंबर 1 तत्परता का नियम। तत्परता का नियम यह कहता है कि सीखने के लिए तत्परता का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तत्पर हो सीख लोगे, अगर तत्पर ही नहीं हो तो नहीं सीख पाओगे। बात ऑफलाइन की हो या ऑनलाइन की हो, अरे सीखने वाला तो कहीं भी बैठ करके सीख सकता है अगर वो सीखने के लिए तत्पर है। कई उदाहरण पहले भी आपने सुने होंगे कि जिसके पास सुविधाएं नहीं थी वो व्यक्ति भी अपना नाम कर गया, क्योंकि जो सीखना चाहता है ना उसके लिए तत्परता का होना जरूरी होता है, उसके लिए सुख सुविधाओं का होना जरूरी नहीं होता है। और आप अभी ऑनलाइन बैठ करके पढ़ रहे हैं, अरे पढ़ने वाले ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, पढ़ने वाले ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ने वाला कैसे भी नहीं पढ़ सकते। सीखने के लिए याद रखें बच्चे, सबसे पहले तत्परता का होना जरूरी है। क्योंकि टीचर क्या कर सकता है? टीचर आपको बता सकता है, टीचर आपको पढ़ा सकता है, टीचर जटिल से जटिल विषय वस्तु को टीचर आसान तरीके से प्रस्तुत कर सकता है, लेकिन बच्चों ग्रहण तो आपको ही करना पड़ेगा। और आप ग्रहण कब करोगे? जब आप ग्रहण करने के लिए तत्पर होंगे। अरे घोड़े को हम तालाब तक तो ले जा सकते हैं, लेकिन उसे पानी पीने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। पानी तो उसे पीना पड़ेगा, और वो पानी कब पिएगा? जब पानी पीने के लिए तत्पर होगा। तत्परता का होना बहुत जरूरी है, जुनून का होना बहुत जरूरी है, जज्बे का होना बहुत जरूरी है। अगर ये आप में है तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। एक बात ध्यान रखना, तत्परता का होना बहुत जरूरी है। जागते हुए पढ़ें, जुनून के साथ पढ़ें, अपने लक्ष्य को सामने रखें। फिर देखो कितनी भी तकलीफें आपके मार्ग में आ जाए वो कुछ नहीं कर पाएंगी आपका। तो तत्परता का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। थॉर्नडाइक ने जो पहला नियम दिया है बिल्कुल बहुत अच्छा, तत्परता का नियम। ठीक है, नंबर 2 है अभ्यास का नियम। बहुत अच्छी बात, और यही बात तो हमें समझ में नहीं आती। अभ्यास का नियम, अभ्यास वाली बात अगर आपके समझ में आ जाए तो बच्चों ये मेरा कहना है कि आपका सिलेक्शन होने से कोई रोक नहीं पाए आपको। लेकिन नहीं, हमें अभ्यास वाली बात समझ में नहीं आती। हमें तो क्या समझ में आता है? पढ़ लें, यहां का भी पढ़ लें, वहां का भी पढ़ लें, इधर से भी पढ़ लें, उधर से भी पढ़ लें और कचरा कर लें। बिल्कुल हम नहीं करेंगे किसी एक पर विश्वास, क्योंकि असली जजमेंट तो हमें करना आता है ना। अरे एक पर विश्वास करो, जो मैटर पड़ा उसका अभ्यास करो तो फायदा मिलेगा आपको। 10, 20, 50 बुक्स या 10, 20 के नोट्स पढ़ने से भी फायदा नहीं मिलेगा आपको बच्चों। एक पर विश्वास करो और जो पढ़ रहे हो उसका क्या करो? अभ्यास करो। बहुत जरूरी है अभ्यास।
वरना इतनी मेहनत करते हो, पैसा भी बर्बाद करते हो, पढ़ाई करते हो, वो सामग्री जुटाते हो, लेकिन अभ्यास नहीं करते, वो पूरा सब कुछ व्यर्थ चला जाता है। आपकी पूरी मेहनत बर्बाद हो जाती है, केवल किसके अभाव में? अभ्यास के अभाव में। अभ्यास करो। अरे करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसिया आवत जात है सिल पर पड़त निशान। बिल्कुल, अभ्यास करने से तो मूर्ख भी बुद्धिमान हो जाते हैं। अरे जब बार बार रस्सी आती जाती है तो पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं। अभ्यास की बहुत बड़ी भूमिका होती है। जो समझदार होते हैं, जो बुद्धिमान होते हैं, कम पढ़ते हैं, अच्छा पढ़ते हैं और मंजिल को पा लेते हैं। लेकिन जो ना समझ होते हैं, पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, क्या पढ़ रहे हैं उनको खुद को पता नहीं होता, बस पढ़ना है, पढ़ना है। पढ़ते पढ़ते हकीकत में बुढ़ापा आ जाता है, ओवरेज हो जाते हैं और नौकरी नहीं लग पाती है। तरीके से पढ़ो, सिस्टमैटिकली पढ़ो, प्लानिंग से पढ़ो, एक अच्छी रणनीति बनाओ, इस तरह से पढ़ो। जितना पढ़ो उसका क्या करो? अभ्यास करो। यहाँ कंफ्यूजन नहीं, रिलैक्स रहो। कम पढ़ लो लेकिन अच्छा पढ़ो, तो क्या करो? अभ्यास। अभ्यास के नियम के दो उपनियम हैं। अभ्यास के नियम के दो उपनियम बताए गए हैं। कौन कौन सा? उपयोग का नियम और अनुपयोग का नियम। उपयोग अनुपयोग, लॉ ऑफ यूज एंड लॉ ऑफ डिसयूज। सीधी सी बात है, जो भी आपने पढ़ा इसको आप उपयोग करते रहोगे, उसको यूज करते रहोगे तो स्मृति में बना रहेगा। उपयोग ही नहीं करोगे तो स्मृति से विस्मृत हो जाएगा। ये सीधा सा फंडा होता है। यूज करते रहोगे, उपयोग करते रहोगे, स्मृति में बना रहेगा, और उपयोग ही नहीं करोगे तो विस्मृत हो जाएगा। तो अभ्यास के नियम के दो उपनियम ध्यान रखने हैं, उपयोग का नियम, अनुपयोग का नियम। ठीक है। तीसरी बात, परिणाम व प्रभाव का नियम। तीसरा नियम उन्होंने दिया, परिणाम व प्रभाव का नियम। किसी भी क्रिया को करने का जैसा परिणाम निकलता है वैसा क्या पड़ता है? प्रभाव पड़ता है। परिणाम अच्छा निकलता है तो प्रभाव कैसा पड़ता है? अच्छा पड़ता है। व्यक्ति बार बार उस काम को करने की कोशिश करता है, और अगर परिणाम अच्छा नहीं निकलता है तो हो सकता है व्यक्ति वो काम दोबारा ना करे। बिल्कुल, बाद में बताऊंगी मैं कि इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग करके इन सारी चीज़ों को समझाया था। किस प्रकार से समझाया था वो बातें आप बाद में जाने। स्टेप बाय स्टेप चलें, स्टेप बाय स्टेप चले, सीक्वेंस से चलें तो ही सारी चीज़ें समझ में आएगी। अभी सिंपली ध्यान रखें, थॉर्नडाइक ने मुख्य नियम कितने बताए? 3। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, परिणाम व प्रभाव का नियम। ठीक है, तत्परता, अभ्यास, परिणाम व प्रभाव का नियम, 3 मुख्य नियम ध्यान रखेंगे। तो कौन सा मुख्य नियम नहीं है? नंबर 3, बहु प्रतिक्रिया का नियम। ये कौन सा है? गौण नियम। कौन सा नियम है? गौण नियम। क्लियर? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अधिगम का मुख्य चालक कहलाता है। अधिगम का मुख्य चालक, नंबर 1 अभिप्रेरणा, नंबर 2 शिक्षण विधि, नंबर 3 पाठ्य पुस्तकें, और नंबर 4 सहपाठी। मुख्य चालक क्या है अधिगम का? अधिगम का मुख्य चालक 1, 2, 3 या 4, क्या आंसर आएगा? यस, ए। ओके, इधर सुशीला 4 बता रही हैं, सुरेश 4 बता रहे हैं। ठीक है, 4 ए, कुछ 4 बता रहे हैं, कुछ 1 बता रहे हैं। अधिगम का मुख्य चालक पूछा है। अधिगम का मुख्य चालक क्या है? ठीक है, आंसर आएगा नंबर 1। एक बात ध्यान रखना बच्चों, इस ऑप्शन को कभी भी अवॉइड करने की कोशिश मत करना। बेहतरीन ऑप्शन, जबरदस्त ऑप्शन, सर्वोत्तम सोपान अधिगम का क्या है? अभिप्रेरणा। सर्वोत्तम का मतलब सर्वोत्तम है। सर्वोत्तम सोपान क्या है? सर्वश्रेष्ठ राजमार्ग क्या है? अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है। किसने कहा था? स्किनर। स्किनर का कहना है कि अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है। कैसे?
देखिए, सिंपल सी चर्चा कर रही हूं मैं आपसे, ये आप हैं, ठीक है, ठीक है, ड्राइंग अच्छी नहीं है मेरी ठीक है, ये जस्ट मैंने आपको बनाया, मुंह लटका के बैठे हुए आप अपने घर में, क्यों? क्योंकि अभी नौकरी नहीं लगी है। अब नौकरी नहीं लगी है तो मुंह ऐसे ही रहेगा। मुस्कान तो तभी आती है ना जब मंजिल मिल जाती है, क्योंकि अभी तो ताने भी मिलते होंगे, कोई भी कुछ भी कहकर चला जाता होगा। आप ऐसे अपने घर में बैठे हुए थे और आपको आवश्यकता है किसकी? नौकरी की। ये रही नौकरी। ना 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 ना, इतनी पास कैसे हो सकती है? नौकरी दूर है, यहां नहीं, और दूर है, और दूर है। हाँ भाई, बिल्कुल मैं पढ़ रही थी कि मंजूरी मिल चुकी है। बिल्कुल बेटा, मंजूरी, और आप जो है बिल्कुल कमर कस लें तैयारी के लिए। अब पूरी तरह से तैयार हो जाइए, सारी चीजें त्याग दो अभी और तैयारी में जुट जाओ। सीट चाहिए, मंजिल चाहिए, ठान लो कि एक सीट हमें चाहिए, हमसे हमारी वो एक सीट कोई छीन नहीं सकता। सारी बातें, सारी चिंताएं, सारे तनाव, सब कुछ अलग हटा दो और केवल किस में जुट जाओ? तैयारी में। तो बिल्कुल, क्योंकि नौकरी बिल्कुल पास नहीं होती बेटा, नौकरी मंजिल दूर होती है। वैकेंसी आएगी, फिर एग्जाम की डेट आएगी, एग्जाम दोगे, आंसर की आएगी, एक आंसर की आएगी, दूसरे आंसर की आएगी, बड़ी मुश्किल में जॉब लगती है। तो ये रही नौकरी। तो बिल्कुल आपको पता लग गया कि हाँ, वैकेंसी आने वाली है और आपको नौकरी की आवश्यकता है। आपको नौकरी की आवश्यकता है तो आपको सबसे पहले क्या मिला? मोटिवेशन। क्या मिला? मोटिवेशन, अभिप्रेरणा। याद रखो, सबसे पहले व्यक्ति को मोटिवेशन मिलता है, खुद से मिला हो या किसी दूसरे से। खुद से मोटिवेशन मिला हो या किसी दूसरे से। कुछ व्यक्ति तो खुद से उठ करके खड़े हो जाते कि यस, मुझे नौकरी की आवश्यकता है, मुझे पढ़ना है, मुझे अब कुछ नहीं सोचना, मुझे पहले मंजिल को प्राप्त करना है, क्योंकि जीवन में आया हूं तो नौकरी भी चाहिए, मान भी चाहिए, सम्मान भी चाहिए, प्यार भी चाहिए, सभी चीजें चाहिए। नौकरी मिलेगी तो सारी चीजें मिलेगी, वरना भूल जाओ कि कुछ मिलेगा। ठीक है, तो बिल्कुल सबसे पहले व्यक्ति को मोटिवेशन मिलता है। कुछ व्यक्ति खुद से उठकर खड़े हो जाते हैं कि यस, मुझे नौकरी की आवश्यकता है। और कुछ जो एग्जाम दे देकर थक गए थे, वैकेंसी की खबर को सुनकर भी उन पर कोई असर नहीं होता, उन पर कोई असर नहीं होता, ऐसे ही मुंह लटका के बैठे रहते हैं। तो साथी आता है या घर वाले उसे धक्का देते हैं कि ऐसे मुंह लटकाने से क्या मिलेगा, वैकेंसी सामने है, उठ जाओ, पढ़ाई में जुट जाओ। तो कुछ व्यक्ति होते हैं जो दूसरे के मोटिवेट करने पर मोटिवेट होते हैं। कहने का मतलब ये कि सबसे पहले व्यक्ति को केवल और केवल क्या मिलता है? मोटिवेशन। केवल और केवल क्या मिलता है? मोटिवेशन। तो बिल्कुल खबर आ चुकी है कि 31,000, ठीक है, जो 31,000 तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती हैं उनको मंजूरी दी जा चुकी है। ठीक, तो रीट परीक्षा होने के बाद इन शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। किन शिक्षकों की? कितने शिक्षकों की? 31,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। और इन पदों पर भर्ती से राज्य सरकार पर 2 साल तक परीक्षा काल में लगभग 881 करोड़ और इसके बाद 1,717 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष का वित्तीय भार आएगा, ऐसी सूचना बिल्कुल आ चुकी है। तो 31,000 पदों को स्वीकृति दी जा चुकी है। ये खबर बिल्कुल, तालियां बजा दो सभी एक बार, ताली आपके लिए खुशखबरी है, गुड न्यूज है। 31,000 शिक्षकों की भर्ती की घोषणा की जा चुकी है, वेरी गुड। और अब जुट जाइए बहुत अच्छे से पढ़ाई में, पढ़ाई में जुट जाइए जुनून के साथ, तत्परता के साथ। ठान लो कि सीट चाहिए और वो एक सीट हमसे कोई छीन नहीं सकता। ठानना पड़ेगा, दृढ़ संकल्प करना पड़ेगा कि यस, ऐसा चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल कहने का मतलब यह कि उठ जाओ, सेल्फ मोटिवेशन से उठो, दूसरे का इंतजार मत करो, खुद से उठ करके खड़े हो जाओ। बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश शाबाश शाबाश। तालियां, गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है मुझे अपने कानों में, आपके तालियों की गड़गड़ाहट मुझे सुनाई दे रही है। बहुत बहुत मुबारक हो। और होपलेस नहीं होना है, सोच को सकारात्मक रखना है। सबको अपने अपने लिए 10 सीट नहीं, केवल 1 सीट चाहिए, केवल 1 सीट चाहिए।
और याद रखो, केवल पढ़ने वाला नहीं जीतेगा, सकारात्मक सोच वाला जीतेगा, तत्परता वाला जीतेगा, जो अवधान करने की क्षमता रखता है वो जीतेगा। ये चीज ध्यान रखो। और जीतना है, किसी भी रिश्ते में जीतना है, हारना नहीं है। बच्चों, तनाव, टेंशन, दुख, तकलीफ, ये पार्ट्स ऑफ लाइफ, जीवन के हिस्से हैं ये, लेकिन इनको दूर हटाओ, बिल्कुल दूर हटाओ। और सबसे पहले अपनी एक सीट फिक्स कर लो, मोटिवेट हो जाओ, उठकर खड़े हो जाओ कि हाँ, मुझे पढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे मंजिल को प्राप्त करना है। उठकर के खड़े हो जाओ। आप उठकर खड़े होगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती, ये मेरा कहना है। जो ठान लेता है इंसान अंदर से, वो रुकता नहीं है। जो छोटी छोटी बातों पे टूट कर बिखर जाता है, वो जीवन में कुछ नहीं कर पाता। एक चीज ध्यान रखना, टूटने की जरूरत नहीं है, हताश होने की जरूरत नहीं है, निराश होने की जरूरत नहीं है, बस मंजिल को प्राप्त करने की आवश्यकता है। एक बार मंजिल मिल जाएगी ना, सब चुप हो जाएंगे, सब चुप हो जाएंगे। जो आज हंसते हैं आप पर, वो हंसना बंद कर देंगे। एक बार मंजिल मिल जाए, और वो एक मंजिल आपको मिल जानी चाहिए, और मिलेगी। अपने ऊपर विश्वास रखना है, खुद पर विश्वास करना है। तो बिल्कुल स्वयं से क्या मिला? मोटिवेशन। अरे मोटिवेशन मिलता है तो व्यक्ति जागता है, और आपको भी जाग गए हो। बिल्कुल मोटिवेशन मिल गया है आपको। 31,000 भर्ती का, 31,000 पदों का मोटिवेशन आपको मिल गया है, और आप जाग गए। और जागने के बाद व्यक्ति क्या करता है? विभिन्न अनुक्रियाएं, और अब आप भी विभिन्न अनुक्रियाओं में जुट जाओ। बिल्कुल विभिन्न अनुक्रियाएं मतलब ये सब्जेक्ट भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, आपस में डिस्कशन भी करना है, इंपॉर्टेंट चीज़ों पर आपको फोकस करना है। कहने का मतलब ये, जगाता कौन है? मोटिवेशन। जागोगे तभी तो बुद्धि का प्रयोग कर पाओगे, जागोगे तभी तो रुचि जागृत होगी। और जगाता कौन है? मोटिवेशन। मोटिवेशन की बहुत बड़ी भूमिका होती है। और आज आपको भी मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेट तो बिल्कुल हो आप, और बाह्य मोटिवेशन भी आपको मिल चुका है। दोनों प्रकार के मोटिवेशन आपको मिल चुके हैं। सोना मत बच्चों अब, बिल्कुल, क्योंकि आपको अपने सपनों के साथ साथ माता पिता के सपनों को भी पूरा करना है, अपने घर वालों के सपनों को भी पूरा करना है। और इसमें कोई डाउट नहीं है बच्चों कि आज उगते हुए सूरज को ही सब सलाम करते हैं, डूबते हुए सूरज को कोई भी सलाम नहीं करता। तो जीवन में आए हो तो उगता हुआ सूरज बनना है, मंजिल को प्राप्त करना है। और मैंने कहा ना, खुद अगर ठान लोगे तो नहीं रुकोगे। कब रुकोगे? जब मंजिल प्राप्त हो जाएगी। तो ध्यान रखना, मोटिवेशन वाली बात सबसे जरूरी है। मोटिवेशन, तो मोटिवेशन सर्वोत्तम सोपान है। अधिगम का सर्वोत्तम सोपान क्या है? अभिप्रेरणा। अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग क्या है? अभिप्रेरणा। अधिगम का स्वर्ण पथ क्या है? अभिप्रेरणा। अधिगम का मुख्य चालक क्या है? अभिप्रेरणा। तो अभिप्रेरणा ऑप्शन को कभी अवॉइड करने की कोशिश मत करना, ठीक है? तो यस, अधिगम का मुख्य चालक क्या है? मोटिवेशन। देखिए, आज इसीलिए तो थोड़ा सा ये टॉपिक लेकर के आई हूँ, क्योंकि मुझे पता था मोटिवेशन देने की बीच में जरूरत पड़ेगी आज, और वो हो गया। तो सर्वोत्तम सोपान क्या है? मोटिवेशन, अभिप्रेरणा, ठीक है? जागना है, सोना नहीं है। वापस बोल रही हूँ, जुट जाओ, इतनी गजब की तैयारी करो कि फिर किसी चीज़ से डरने की आवश्यकता नहीं है। तैयारी करो गजब की, और कर सकते हो आप। है आप में वो बात, है आप में वो जज्बा, है आप में वो जुनून कि आप आगे बढ़ सकते हो। छोटी मोटी तकलीफों से हारने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल अपनाओ सेल्फ मोटिवेशन को। सेल्फ मोटिवेशन आपको अपनाना है, क्योंकि बच्चों हर वक्त कोई ना कोई आकर आपको मोटिवेट करता रहे, ऐसा भी तो जरूरी नहीं है। इसलिए खुद से खुद बात करना सीखो, खुद को खुद खड़ा करना सीखो, सेल्फ मोटिवेट होना सीखो, तो आप कभी नहीं रुकोगे। मंजिल को प्राप्त करने पर ही रुकोगे। और एक मंजिल प्राप्त होगी तो क्या फिर दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, बढ़ते जाने का, आगे बढ़ते जाने का नाम ही जिंदगी है। तो चलिए, अभिप्रेरणा की बात हुई कि अधिगम का मुख्य चालक क्या होता है? अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। क्लियर? चलिए आगे के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है,
निम्नलिखित में से अधिगम को अभिप्रेरित करने का कौन सा तरीका कम से कम काम में लेना चाहिए? कम से कम काम में लेना चाहिए, बताइए। पुरस्कार। नंबर 2, मिलजुल कर काम करने वाली प्रवृत्ति। नंबर 3, प्रवृत्ति को रोचक बनाना। नंबर 4, बच्चे के अनुभवों से जोड़ना। बताइए, प्रश्न पूछा गया है कौन सा तरीका कम से कम काम में तो लेना चाहिए, लेकिन कम से कम। क्या आंसर आएगा? 1, 2, 3 या फिर 4? आंसर बताइए। 1, 2, 3 या 4? 1, 2, 3 या 4? यस यस यस, ए आंसर आता चला जा रहा है, ए आंसर आता चला जा रहा है। पुरस्कार पुरस्कार, वेरी गुड, शाबाश, करेक्ट आंसर पुरस्कार। पुरस्कार का प्रयोग करना तो चाहिए, लेकिन कम से कम, अति में ना करें। अति में करेंगे तो इसका दुरुपयोग होने लगेगा। तो पुरस्कार का प्रयोग करें, लेकिन कम से कम करना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। अधिगम तक पहुंचने के राजमार्ग को कहते हैं। अधिगम तक पहुंचने के राजमार्ग को कहते हैं उद्दीपन। नंबर 2, प्रवाहिता। नंबर 3, संवेदना। और नंबर 4, अभिप्रेरणा। क्या कहते हैं? आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या आएगा? 1, 2, 3 या 4? 1, 2, 3 या 4? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर 4, 4, 4। यस 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 यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। मेरी बात को आपने ध्यान रखा कि अभिप्रेरणा ऑप्शन को कभी अवॉइड करने की गलती मत करना। बहुत ताकतवर ऑप्शन है। क्या? अभिप्रेरणा। अधिगम तक पहुंचने के राजमार्ग को क्या कहते हैं? अभिप्रेरणा। कैसे भी घुमा फिरा कर पूछ लिया जाए अधिगम तक पहुंचना है तो सबसे बेस्ट आंसर क्या होगा? अभिप्रेरणा। ठीक है, मोटिवेशन। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। निम्न में से कौन सा कथन अधिगम की प्रक्रिया को उचित ढंग से प्रस्तुत करता है? सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल स्टार्टिंग में मैं बता चुकी हूं। नंबर 1 है व्यवहार में परिवर्तन। नंबर 2 है सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन। नंबर 3 है कक्षा कक्ष में अधिगम। और नंबर 4 है संवेदनाओं में परिवर्तन। बताइए, कौन सा कथन अधिगम की प्रक्रिया को उचित ढंग से प्रस्तुत करता है? 1, 2, 3 या 4? क्या आंसर आएगा? यस, आंसर दे रहे हैं 1, 4, 1। ठीक है, इधर हिना, मीरा कुमारी 1, 1, 1, 4, कुछ 4 आंसर दे रहे हैं, कुछ 1। अधिगम की प्रक्रिया को उचित ढंग से प्रस्तुत करने वाला, अधिगम की बात आ गई। अधिगम की प्रक्रिया को उचित ढंग से प्रस्तुत, अधिगम जहां है तो सबसे मेन बात क्या है? व्यवहार में परिवर्तन। अधिगम जहां है तो सबसे मेन बात वहां क्या है? अधिगम की प्रक्रिया को उचित ढंग से प्रस्तुत करता है कौन सा कथन? व्यवहार में परिवर्तन। अधिगम का सबसे अच्छा अर्थ क्या है? व्यवहार में परिवर्तन। आंसर आएगा व्यवहार में परिवर्तन। ठीक, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। अधिगम का मुख्य घटक। सारे सिंपल क्वेश्चन लेकर के आई हूं। अधिगम का मुख्य घटक क्या है? क्या है अधिगम का मुख्य घटक? नंबर 1 उद्दीपक, नंबर 2 लक्ष्य, नंबर 3 बाधा, नंबर 4 अभिप्रेरणा। आंसर दीजिए। 1, 2, 3 या 4? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर, यस यस यस, वेरी गुड, शाबाश। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कहा ना, बात को अवॉइड नहीं करना है। अरे ऑप्शन में क्या दिख रहा है? अभिप्रेरणा। और पूछा क्या? अधिगम का मुख्य घटक कह दो अभिप्रेरणा। अधिगम का सर्वोत्तम सोपान कह दो अभिप्रेरणा। अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग कह दो अभिप्रेरणा। अधिगम का मुख्य चालक कह दो अभिप्रेरणा। स्वर्ण पथ कह दो अभिप्रेरणा। आंसर क्या आएगा? अभिप्रेरणा। बिल्कुल, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। अधिगम, बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 है अधिगम। नंबर 1
तुरंत हो जाता है। नंबर 2, अधिगम में समय लगता है। नंबर 3, अधिगम ज्ञान से पूर्व ही हो जाता है। नंबर 4, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। बताइए क्या आंसर आएगा, 1, 2, 3 या 4? क्या आंसर आएगा? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा? 2, 2, 2 आंसर दे रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। पूजा, सुनीता, ओके। इधर 9 में 2 आएगा। हीना बोल रही 3rd आएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, शाबाश, शाबाश, शाबाश। अधिगम, अधिगम, वेरी गुड, ठीक है। देखिए मेरे सामने 2 स्क्रीन लगी हुई है अभी, 2 चैनल की। एक पर इतनी तेजी से आंसर आ रहे हैं, स्पीड से आंसर आ रहे हैं, और एक पर धीमी गति से आंसर आ रहे हैं। पता लग रहा है, पता लग रहा है आपकी तत्परता का, आपकी तत्परता का पता लग रहा है कि कौन बिल्कुल स्पीड के साथ आंसर देते चले जा रहे हैं और कौन थोड़ा सा सो रहे हैं। पता चल रहा है मुझे, मैं कंपेयर कर पा रही हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। अब दूसरी तरफ भी शुरू हो गए हैं तेजी से आंसर देना। शाबाश बेटा, बिल्कुल जोश के साथ आंसर देना है, जुनून के साथ आंसर देना है, जागते हुए आंसर देना है। तो बताइए अधिगम आंसर क्या आएगा? यस, अधिगम तुरंत हो जाता है? नहीं, अधिगम में समय लगता है। अधिगम में समय लगता है क्यों? बच्चों, अधिगम से तात्पर्य होता है व्यवहार में परिवर्तन। अधिगम से तात्पर्य होता है व्यवहार में परिवर्तन, और व्यवहार में परिवर्तन तुरंत नहीं होता, समय लगता है। ठीक है, व्यवहार में परिवर्तन निश्चित रूप से आता है, बिल्कुल आता है, लेकिन तुरंत नहीं कि मैं ये ठान लूं कि आप मेरे पास पहले दिन आए और मैं ये ठान लूं कि अभी इसी वक्त 1 घंटे में आपके व्यवहार में परिवर्तन ला दूंगी। इट इज नॉट पॉसिबल। आएगा, व्यवहार में तो परिवर्तन आएगा, लेकिन समय लगता है। तो अधिगम से तात्पर्य व्यवहार में परिवर्तन और उसमें समय लगता है, तो अधिगम में समय लगता है। आंसर आएगा 2। क्लियर? चलिए आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। अधिगम में सबसे पहली भूमिका किसकी होगी बताइए आप मुझे। नंबर 1 आत्मीकरण की, नंबर 2 समायोजन की, नंबर 3 अनुकूलन की, और नंबर 4 अनुक्रिया की। आत्मीकरण की, समायोजन की, अनुकूलन की और अनुक्रिया की। बताइए आंसर क्या होगा, 1, 2, 3 या 4? नंबर 10 में आंसर क्या होगा? अधिगम में सबसे पहली भूमिका किसकी होगी? आत्मीकरण, समायोजन, अनुकूलन या अनुक्रिया की? क्या आएगा आंसर? यहां आंसर दीजिए। यस, 4, 2, 3, 1, 2, 1। इसमें कंफ्यूजन है बच्चों आपको? ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। सीमा सैनी 1, 1, 1। अधिगम में सबसे पहली भूमिका किसकी होगी? देखिए करेक्ट आंसर यहां पर आएगा 1। सबसे पहले क्या करना होता है? आत्मसात करना होता है, ग्रहण करना होता है। अरे ग्रहण करोगे तो उसी ज्ञान का प्रयोग करते हुए तो समायोजन करोगे। अगर आप ज्ञान को आत्मसात नहीं करोगे तो उस ज्ञान का प्रयोग कैसे करोगे? सबसे पहले आत्मसात करना होता है, उसी ज्ञान का प्रयोग करते हुए समायोजन होता है, उसी ज्ञान का प्रयोग करते हुए अनुकूलन होता है, और उसी ज्ञान का प्रयोग करते हुए आप क्या देते हो? रेस्पॉन्स देते हो। उसी ज्ञान का प्रयोग करते हुए क्या होती है? अनुक्रिया होती है। सबसे पहले अधिगम में सबसे पहली भूमिका किसकी? आत्मीकरण की। अभी मैं यहां आपको बता रही हूं, मैं यहां आपको पढ़ा रही हूं, आप बैठकर क्या कर रहे हैं? अधिगम। आप अधिगम कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? आत्मसात। जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूं उसको आपको समझना पड़ेगा, ग्रहण करना पड़ेगा, आत्मसात करना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे? आत्मसात करेंगे। ठीक है, आत्मसात करेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहली भूमिका आत्मीकरण की होगी, तभी जाकर समायोजन कर पाओगे, तभी अनुकूलन होगा, और तभी आप रिस्पॉन्स दे पाओगे, अनुक्रिया कर पाओगे। तो सबसे पहली भूमिका किसकी है? आत्मीकरण की। बात क्लियर है? तो बच्चों एक बहुत बड़ी न्यूज़ आपके सामने आई है, और मुझे भी लग रहा है कि आपके दिमाग में भी चल रहा होगा कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, किस प्रकार से तैयारी करें। तो बिल्कुल हम भी अब इसमें लग जाते हैं कि आपको बेहतरीन मैटर किस प्रकार से दिया जा सके, आपकी बेहतरीन तैयारी कैसे करवाई जा सके, वो प्लान करते हैं। वो प्लानिंग लेकर के मैं आपके सामने आऊँगी कि किस तरह से हम बहुत अच्छा कर सकते हैं, किस तरह से हम बेस्ट कर सकते हैं। और आपको भी कुछ नहीं देखना है, केवल पढ़ाई पर ध्यान देना है।
फोकस करना है। आज में इतने ही क्वेश्चंस मेरे पास अभी बहुत सारे हैं, लेकिन उथल पुथल अभी चल रही होगी आपके दिमाग में। मैं वापस जल्दी आऊँगी, नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा, जल्दी मैं वापस आपके सामने उपस्थित होंगी। आज की चर्चा मैं यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ, और अब एक नई प्लानिंग के साथ, एक नई योजना के साथ कि आपको अच्छा मैट्रिक और अच्छा करने की कोशिश की जाएगी। वो पूरी कोशिश होगी जिसके द्वारा आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके, आप अपनी मंजिल को प्राप्त कर सके। तो आपकी मेहनत तो आपके साथ है, लेकिन मेहनत के साथ साथ हम भी आपके साथ हैं, जो आपकी तैयारी में हमेशा सहयोग देते रहेंगे। केवल भरोसा रखना है, केवल विश्वास रखना है, और इसी भरोसे और विश्वास के साथ आज मैं आपसे विदा चाहती हूँ। धन्यवाद।